तो आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। द्विघात समीकरण में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हम उन पक्षों के बारे में आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर के अंदर, उनमें से दो या तीन प्रश्न जो कहे जाते हैं कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको एक प्रश्न मिलेगा द्विघात समीकरण की पहचान करने के लिए। कहेगा कि द्विघात समीकरण की पहचान कीजिए। पहला समीकरण या पहला सवाल यहीं से हो जाएगा, द्विघात समीकरण की पहचान। तो बहुत सारे स्टूडेंट को होता क्या है कि वो जनरल जो फॉर्मूला होता है अलजेब्रा वाला, उसको याद नहीं रख पाता है। ठीक है, तो उसको याद रख लेना है। जितने भी बीजगणितीय फॉर्मूले हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, या a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, या a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, इस तरीके से, या a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया। ये सारा फार्मूला जब आप याद कर लीजिएगा तो आप आसानी से द्विघात समीकरण की पहचान कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बुक का एक्सरसाइज 4.1 खोलेंगे तो 4.1 में आपको मिलेगा कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिया है x प्लस 1 और इसका दे दिया होल स्क्वायर और बराबर में दे दिया है 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब आपको करना ये होगा कि पहले तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना होगा, उसके बाद इधर उधर करके देखना होगा। अच्छा, पहला सवाल तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया कि पहचान के लिए। दूसरा जो सवाल होगा वो प्रारूप से रिलेटेड होगा, प्रारूप से संबंधित। आपसे दे देगा कि प्रारूप से द्विघात समीकरण का प्रारूप क्या है। द्विघात समीकरण का प्रारूप जो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। ये प्रारूप याद रखेंगे। इस प्रारूप के बाद जब आप आइएगा तो विवेचक से जो विवेचक से संबंधित फॉर्मूला रहेगा, जिसको आपको बताना होगा कि जब d बराबर हो 0 से तब क्या होगा, जब d बड़ा हो 0 से तब क्या होगा, जब d छोटा हो तब क्या होगा। अच्छा से आपको पता है कि जब यानी कि विवेचक जब 0 के समान हो जाए तो उस समय हम कहते हैं कि मूल वास्तविक और समान होंगे। यहाँ पे जब d बड़ा हो 0 से तो कहेंगे मूल वास्तविक और असमान होगा, यहाँ पे कहेंगे कि मूल अवास्तविक और असमान होगा। इन तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है। लेकिन d निकलेगा कैसे, तो d के लिए हम जान चुके हैं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक फार्मूला आता है, और इसी फार्मूला को हम लोग विवेचक या विविक्तर कहते हैं। विवेचक या विविक्तर, विवेचक या विविक्तर। हम सिर्फ आपको इस चैप्टर का सारांश बता रहे हैं, सारांश जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में सीधा लड़ जाए। ठीक है, हमें एक्सरसाइज करवा नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज करवाया जाएगा, अभी नहीं। जब आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा तो अगले सेशन वाले के लिए, जो लोग 2026 से 27 में जो एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए कराया जाएगा, लाइव सेशन भी कराया जाएगा। और शुरू से ही लाइव जो है बहुत सारे टॉपिक का जो है जिक्र किया जाएगा और सारे विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि d बराबर 0, d बड़ा है 0 से, d छोटा है 0 से, इन सभी में जो विवेचक जो है, तो आपको विवेचक निकाल के बताना है कि क्या है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कराने के लिए सिंपल सी बात है कि विवेचक के यूज करेंगे। अब सुनिए मेरी बात, अगला जो सवाल जो इम्पोर्टेंट है ये कहाँ से है, तो अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो मूल से है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बटा में 2a, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ देगा कि मूल बताइए, मूल या मूल का सूत्र बताइए। ये सारा ऑब्जेक्टिव के परिप्रेक्ष्य से हम बता रहे हैं, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव के परिप्रेक्ष्य से है। ठीक है, तो पहला तो द्विघात समीकरण की पहचान पकड़ लीजिए आप कि द्विघात समीकरण की पहचान किसी प्रकार से दे सकता है, किसी प्रकार से दे सकता है। अभी हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव का गाइड लाएंगे, अभी हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि प्रारूप से संबंधित सवाल हो गया, विवेचक से संबंधित सवाल हो गया, या मूल से संबंधित सवाल हो गया। अभी मेरे पास ऑब्जेक्टिव का गाइड है टारगेट का। ठीक है, अभी हम आपको इसमें से दिखाते हैं कि जितना हम आपको सवाल बताए हैं इतना में से आपको जो है सवाल जो है बहुत सारा पूछ देगा। और एक और चीज़ कि द्विघात समीकरण में
द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद का भी सवाल डाल देता है। तो थोड़ा सा द्विघात बहुपद पर भी नज़र रखे रहिएगा। कौन वाला? तो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इस तरीके से इस सारा फॉर्मूला आपको हम बहुपद वाले चैप्टर में बता चुके हैं। हालांकि इस वीडियो का जिस वीडियो में हम ये बताए हैं उसका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको उसको पढ़ लेना है, ठीक है, एक बार क्लास उसका कर लेना है, क्योंकि बिना बहुपद के आप ये सवाल नहीं बना सकते हैं। तो जब आप टारगेट के ऑब्जेक्टिव में आएंगे और चैप्टर 4 को जब देखेंगे तो पहला ही सवाल यहाँ क्या पूछ रहा है उसको देखिए। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप 2 मिनट आप वीडियो को रोक कर और इसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको देखने की कोशिश करेंगे या फिर इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये सारा जो है दिख रहा है ना, हो ये अच्छा ठीक है, इस तरीके से चलिए इतना हो गया, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए कई सारे सवाल हैं, तो इन सभी को आप जब देखेंगे तो सारा का सारा सवाल इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखिए पहला सवाल क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो अब आपसे सवाल पूछ दिया, तो अब आपको जो है गुना भी आना चाहिए। चर संख्या वाला गुना अगर जिसको नहीं आता है फिर वो कैसे बना पाएगा। तो ये है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और बराबर में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ये है। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर आप डायरेक्ट अगर देख के बताना चाहें तो आप देख के बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है। कभी कभी मिस्टेक क्या होता है ना कि गुना करने पर उतना ही आता है और वो उससे कट जाता है, तो इस कंडीशन में गलत भी हो जाता है। तो आपको देखना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में पहले से एक्स स्क्वायर माइनस में 4x क्यूब है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में 3 3 9 हो गया, बराबर में एक्स स्क्वायर और माइनस में 4x का क्यूब, जिसका तक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि माइनस से माइनस भी कट जाएगा यहाँ, और ये बच जाएगा 4x क्यूब बराबर में 9। तो आप बताइए क्या ये द्विघात है? नहीं है। हम चाहते तो यहाँ देख के बता सकते थे, लेकिन डर है इस बात का कि अगर इस साइड में गुना आने पर अगर वो कट जाता तो फिर आपका जो है मोए मोए हो जाता, तो दिक्कत हो जाता ना फिर। तो इसको जो है देख के बता देना है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो पहला वाला पकड़ा गया कि द्विघात नहीं है, दूसरा पकड़िए, तीसरा पकड़िए, चौथा पकड़िए, और कोशिश ये कीजिए कि माइंड में ही कैलकुलेशन कर ले, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव में आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड का समय देना है, या लास्ट 1 मिनट, क्योंकि आपको जो समय मिलेगा बिहार बोर्ड की तरफ से वो होगा 60 मिनट, और इसी के अंदर आपको टच करना है 50 ऑब्जेक्टिव, और 50 ऑब्जेक्टिव में चयन करना है 100 गो में से 100 में 50 चुनना है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, पहला से शुरू किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां एकदम लगले एकदम 50 तक चला गया, 50 मार दिया। देखो कितना बुद्धिमान है, जाहिल है, बुद्धिमान नहीं है, जाहिल है। अब पूछिए कैसे? जाहिल इस वजह से है क्योंकि वो सोचता है कि 1 से लेकर 50 तक हम मार देंगे लगातार तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ऑब्जेक्टिव नंबर 28 या 30 के बाद, 28 या 30 के बाद, और ऑब्जेक्टिव नंबर 70 या 80 के बाद ऑब्जेक्टिव जो है आसान होते हैं। अक्सर ये देखा गया, और ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बाकी लोग हम एक्सपीरियंस नहीं बता रहे हैं। गाड़ी में चाबी वो छोड़ के आया क्या? चलिए सुनिए, तो ये जो आप क्राइटेरिया जो देख रहे हैं ये वाला, इसमें ऑब्जेक्टिव जो है आसान भी मिलता है। कहीं ये कोई ज़रूरी नहीं कि मिल ही जाएगा, वहीं पे मिलेगा आसान, ऐसा थोड़े है। मान लीजिए मिल गया 50 से लेके 70 के बीच में खूब बढ़िया ऑब्जेक्टिव मिल गया तो क्या करिएगा। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको 1 से लेकर 100 तक जाना है, 1 से लेकर 100 तक जाना है, और सभी ऑब्जेक्टिव को गौर से देखना है, और गौर से देखने के बाद तब मारना है, और 100 में 100% पहले उस ऑब्जेक्टिव को मार लेना है। देखिए आप 2 खंडों में बांटिएगा ऑब्जेक्टिव मारने की प्रक्रिया को, 2 खंडों में बांटिएगा। एक बांटिएगा 25 मिनट में और एक बांटिएगा 30 मिनट में, यानी 55 मिनट का आप जो है 2 समय टुकड़ा लीजिएगा। 25 मिनट में क्या कीजिएगा कि जितना भी आप एकदम फुल कॉन्फिडेंट हैं कि ना 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 यही ऑब्जेक्टिव एकदम आसान है, हम एकदम पक्का बोल रहे हैं कि सही है, उसी को मारना है पहले। अब उसमें कौन कौन आता है सुनिए, ये देख रहे हैं, ये वही एरिया है। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का जाके वीडियो देखिए, ये वही एरिया है। दूसरा चैप्टर का जाके देखिए, वही एरिया है। तीसरा चैप्टर का जाके देखिए, सब बता चुके हैं। तो हम आपको कन्फर्म वाला ऑब्जेक्टिव हम आपको बता चुके हैं। जाके त्रिकोणमिति मेरा देखिए, इतना सारा आपको फॉर्मूला हम बता दिए हैं कि सारा फॉर्मूला अगर आप पकड़ लेंगे तो मेरा चैलेंज है कि उसमें से 18 को ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा, 15 से 18 को।
तो भाई देखो ना, हम तुमको बता देते हैं। देखो 3 से 5 ऑब्जेक्टिव एकदम पक्का है कि चैप्टर 1 से पूछेगा, चैप्टर 1 से 5 ऑब्जेक्टिव उम्मीद है, 5 से 7 ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 से पूछेगा, बहुपद से। अल्फा बीटा बताइए, अल्फा बीटा के बीच संबंध बताइए, तो a1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा बताइए। क्या बोलते हैं कि आप दे देगा शून्यकों का योग बताइए, शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो कह देगा कि बहुपदवे निकाल के बताइए, है कि नहीं है। बाकी आप देखिएगा चैप्टर 3 से भी अच्छा खासा सवाल पूछता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करने के लिए, प्रारूप के लिए, और a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बीच संबंध। तो वहाँ से भी तकरीबन आप देखेंगे कि 6 से 8 ऑब्जेक्टिव दे देता है। सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव जो देता है चैप्टर 8 से, सबसे ज़्यादा चैप्टर 8 यानी कि त्रिकोणमिति से। और त्रिकोणमिति में जब आप आएंगे, जब त्रिकोणमिति में आप आएंगे तो आपको कम से कम 15 से 18 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। एकदम मेरा चैलेंज है, एकदम पक्का 15 से 18 से 20 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। पूछिए 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव में 18 ऑब्जेक्टिव जो है, 15 से 18 ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव इतना आसान होता है कि कहिए मत, बहुत आसान होता है, सब फार्मूला पे होता है। आपको फार्मूला याद नहीं है तो कहाँ से बनाइएगा, फार्मूला जिसको याद होगा वो ना बनाएगा। चलिए, तो द्विघात समीकरण में हम अभी बता चुके हैं। अब जैसे देखिए, आप सुनिए क्या बोला है, सुन लीजिए। पहले बोला है कि 3x² माइनस 5x, माइनस में 5x और प्लस में 2, ये है आपका समीकरण, यह है द्विघात समीकरण। और इसमें बोला है कि अल्फ़ा एवं बीटा हो तो इसके मूल अल्फ़ा एवं बीटा हो तो, अल्फ़ा एवं बीटा हो तो आपको बताना है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान बताइए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान बताइए। कैसे बताइएगा, हम तो आपको बताइए भी नहीं कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, हम तो आपको बताया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में। तो आप ऐसे कर दीजिएगा, ये तो सरासर गलत हो गया कि नहीं हो गया। तो इस सवाल को आप बनाने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, इसी फॉर्मूला का कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन आप याद कीजिए कि हमसे सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जब तोड़कर देखते हैं हम, तो इसको तोड़ने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab है ना, प्लस 2ab। तो ये जो प्लस 2ab है ये एक्स्ट्रा है, हमको ये नहीं चाहिए, हमसे सिर्फ इतना ही पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में 2ab को घटा देंगे, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। आप रख के देख लीजिएगा, अल्फा बीटा करके देख लीजिएगा। हालांकि हम ऑब्जेक्टिव बहुत स्पीड में सॉल्व करवाते हैं, आपको जो है दिक्कत नहीं होने देंगे हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने में, ठीक है। लेकिन फिर भी अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज का खेल ख़त्म, जो इस एक्सरसाइज में बताना था हम आपको बता चुके हैं। आपको पहचान करना है मुख्य रूप से, और क्या बोलते हैं कि जो दूसरा जो आप सवाल देख रहे हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आप इस सवाल को समझे कि नहीं समझे, हम समझा देते हैं, सुनिए। ये बनेगा द्विघात समीकरण के गुणनखंड से, गुणनखंड विधि से। आगे हम बताएंगे अभी तुरंत। हालांकि हम इतने लॉन्ग सवाल को नहीं लेने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ये रहेगी मेरी कि आपको हम गुणनखंड विधि सिखा दें और सारा सवाल समझा दें, आप एक्सप्लेन कर देंगे, हम आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल है, तो सिंपल सी बात है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, वो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और ये आपके पास कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। तो बोला है कि क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मेरी बात सुनिए, अभी आप पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अब आपको द्विघात समीकरण के कुछ टर्म बता देते हैं। द्विघात समीकरण में कभी भी जब भी किसी भी प्रश्न का कुछ भी मानना पड़ेगा तो वह 100% है कि केवल एक ही चर से रिलेटेड होगा, एक ही चर से। देखिए क्या बोला है, इसका जो लंबाई है, ये जो आयत है, अच्छा हम इसको पहले साफ कर लेते हैं यार, कहाँ गया हो डस्टर, वो तो नहीं। देखिए मेरे पास एक आयत है और इसकी लंबाई हमको नहीं पता, चौड़ाई खाली बोला है, सिर्फ चौड़ाई बोला है कि चौड़ाई जो है लंबाई के दुगने से एक अधिक है। नहीं, लंबाई बोला है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हम चौड़ाई मान लेते हैं, मान लीजिए x मीटर, कितना मान लेते हैं, x मीटर। तो लंबाई कितना होगा, इसके दुगने से एक अधिक, तो दुगने से एक अधिक, देखिए हो गया लंबाई।
बोला है लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो हमने माना कि आयत का या आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई हो गया 2x प्लस में 1। प्रश्न बोला है भाई कि दुगने से एक अधिक है, हो गया। तो प्रश्न ये भी बोला है कि इसका क्षेत्रफल जो है आयत का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और ये कितना हो जाएगा 528। लंबाई मेरे पास कितना है 2x प्लस में 1 और चौड़ाई मेरे पास कितना है x और बराबर में 528। गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा x और प्लस 528 इधर आ गया तो माइनस 528 बराबर में 0। हम इसको द्विघात में बदल दिए, आप देख रहे हैं हम इसको द्विघात में बदल दिए। अब इस द्विघात को बनाने का एक से दो तरीका है जो हम आपको बता देते हैं। पहला तरीका है गुणनखंड विधि, और हम अभी आपको गुणनखंड विधि सिखाएंगे, बहुत सरलतम रूप में गुणनखंड विधि सिखाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, हालांकि हम इस एक्सरसाइज से हटते हैं क्योंकि अभी बिना गुणनखंड विधि सीखे आप इसको बना नहीं सकते हैं। या तो आपको गुणनखंड विधि सीखना होगा या तो मूल ज्ञात करने की वो वाली विधि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a वाले से आपको पता करना होगा, यानी विवेचक वाले फॉर्मूला से। तो हम अभी आते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगले एक्सरसाइज को लेने से पहले हम एक उदाहरण लेंगे, जो उदाहरण है मेरा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इस समीकरण को आप गौर से देखिए, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका प्रारूप द्विघात की तरह। आप इसको याद रखे रहिएगा, इसको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। सुनिए, यहां आप देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 3 एक समीकरण है, ठीक है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का दिख रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुणनखंड विधि क्या कहता है, सुनिए। गुणनखंड विधि, चलिए, तो गुणनखंड विधि में जब हम आते हैं तो गुणनखंड विधि कहता है कि कोई भी समीकरण हो, पहले आप उसको विधिवत रूप से लिख लीजिए। चलिए जी, लिख लिए, प्लस में 3 बराबर में 0। अब आप उसके a वाले को कहीं रफ पर लिखिए और c वाले को भी कहीं रफ पर लिखिए और इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। अरे 3 है ना, हो, ठीक है। तो जब आप गुना करते हैं तो 3 दूना के आ जाता है 6। अब आपको बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 6 आवे और जोड़ने या घटाने पर 5 आवे, यही करना है। गुना करने पर 6 आए और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला खुद ही आ जाए। तो उसको बनाने का तरीका यह है कि आप उसको खंड कर लीजिए, तोड़ लीजिए अभाज्य गुणनखंड से। तो 2 तिहाई 6, तो 1 मिला 2 और 1 मिला 3। हालांकि ऐसा ही और सवाल आएगा, हम बताएंगे। तो 1 मिला 2 और 1 मिला 3, तो 3 और 2 को गुना करते हैं तो 6 तो आ जाता है, बहुत बढ़िया बात है। और जोड़ने घटाने में 3 2 5 आ रहा है, लेकिन माइनस में 5 चाहिए, तो भाई माइनस में हो जाएगा 5। अगर अभी जो हम बात बताने वाले हैं उसको बहुत गौर से सुनिएगा, तब समझ में आएगा। सुनिए, अगर गुणा करने पर आपसे मांग रहा है प्लस, अगर गुणा करने पर आपसे क्या मांग रहा है प्लस, तो 100% है कि जो दोनों जो संख्या प्राप्त होगा या तो वो प्लस प्लस होगा या तो 100% वो माइनस माइनस में होगा। हम पहले क्या बोले हैं, गुना करने पर अगर आपसे प्लस मांगे, सुनिए, देखिए यहाँ मांग रहा है प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 2 तिहाई प्लस 6, क्या चाहिए आपको प्लस 6। तो अगर ये प्लस 6 टूटेगा तो 100% या तो दोनों प्लस में टूटेगा संख्या और या तो दोनों माइनस में टूटेगा। अब ये डिपेंड करता है बीच वाली संख्या के चिन्ह पर, अगर बीच वाला संख्या का चिन्ह प्लस होता है तो 100% जो हमें संख्या मिला है 2 और 3, ये दोनों पॉजिटिव होगा, यानी प्लस में होगा।
अगर ये संख्या कौन संख्या, अगर बीच वाली संख्या का चिन्ह माइनस में होता है तो 100% की दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस में होगा। तो आपके पास क्या है, गुना करने पर आपसे 3 दूना के +6 मांग ही रहा है, और जोड़ने घटाने पर आपको माइनस चाहिए ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याएं माइनस में होंगी, -2 और -3। कुछ नहीं करना, हो गया। किनारे वाले को जस का तस लिखना है, इधर भी किनारे वाले को जस का तस लिखना है, बराबर में 0 दे देना है। और क्या करना है कि जो ये 5 जो टूटा है 2 भागों में, 2 और 3 में, तो कोशिश ये करना है कि इसके गुणनखंड वाला ही इसके बगल में लिखा है, या इसका पहाड़ा ही इसके बगल में लिखा है। तो पहले -2 फिर -3, तो पहले -2x और माइनस में 3x। अब देखिए इसको दोनों को जोड़िए तो 5x नहीं हो गया, कि नहीं हो गया? ये 3 दूना के 6 गुना कीजिए तो नहीं हो गया। अब बारी आती है कॉमन लेने की। दो भाग इधर, सॉरी, एक भाग इधर एक भाग इधर। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे। कॉमन होता है कि अधिकतम से अधिकतम वह कौन सी संख्या है, यह वो कौन सा चर है जो इन दोनों में से बाहर आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 तो हम बाहर ले ही सकते हैं। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x भी हम बाहर ले ही सकते हैं। तो 2x यहाँ से बाहर ले लिए, लेकिन x बचेगा, अंदर ही बच जाएगा x। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। चलिए, यहाँ 2x आप खड़े बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ कुछ नहीं तो गुणा में कितना बचेगा, 1। इसका गुणांक कितना होगा, 1। लास्ट में कुछ नहीं तो 1 बचेगा। चलिए, अब अगले 2 जो खंड हैं उनमें से आपको इतना कॉमन लेना है कि अंदर वाला बच जाए। सिंपल सी बात है, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको, बस गौर से देखिए। -3x और यहाँ है x -1, तो -3 अगर हम इसमें से उखाड़ लेते हैं तो खाली यहाँ से बच जाएगा x। और प्लस के पास आपको अच्छे से पता है कि 2 गो माइनस होता है, 2 गो माइनस होता है, माइनस गुना माइनस। तो एगो तो आप माइनस इसका वाला निकाल लिए, तो ई बच गया यहाँ प्लस में। अब इसका जब एगो माइनस आप खींचिएगा, इसका एगो माइनस खींचिएगा, तो एगो माइनस बच जाएगा अंदर, और 3 निकाल चुके हैं बाहर, तो 3 हो जाएगा अंदर, 1 हो जाएगा, 1 बच जाएगा अंदर, बराबर में 0। हम फिर से इसको समझा देते हैं। पहले संख्या को हम तोड़ लिए, संख्या हमें मिला, हमने तय किया कि गुना करने पर यदि हमसे प्लस मांगेगा तो हम 100% हम श्योर हो जाएंगे कि या तो दोनों संख्याएं प्लस होंगी या तो दोनों संख्याएं माइनस होंगी। अब डिपेंड करता है कि बीच वाला क्या बोल रहा है। बीच वाला बोल रहा है माइनस, तो दोनों संख्याएं माइनस होंगी, तो दोनों संख्याएं हमने माइनस ले लिया। माइनस लेने के बाद अब आती है बारी कॉमन लेने की, और कोशिश करना है कि इसके बगल में वही लिखे जो इसका गुणज या गुणांक हो। ठीक है, हमने जब कॉमन लेना शुरू किया तो अधिकतम से अधिकतम कॉमन लेना है। तो इसमें 2 अधिकतम है, इसमें भी 2 अधिकतम, दोनों मैच करके 2 बाहर निकालिए। इसमें भी x है, इसमें भी x है, x हमने बाहर निकालिए। इसमें x एगो गुना में बचेगा क्योंकि ये x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x एक ही था, यहाँ 2 भी एक ही को था। तो जब हम इसमें से निकाल लिए सब कुछ बाहर, जब इसका निकाल लिए तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, याद रहे। अब इसमें से भी हमको उतना ही लेना था कॉमन की जो इतना बच जाए, दोनों ये बराबर बचना चाहिए, तब तो आपका गुणनखंड विधि ठीक है, नहीं तो आप गलत कर रहे हैं। यही बात है। सुनिए, तो हम यहाँ देखें कि पहले तो -3x है, अगर हम 3 कॉमन ले भी लेते हैं तो माइनस बच जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरे x के पास माइनस नहीं है, तो हम माइनस भी कॉमन ले लिए, तब जाके मेरा x बचा। और यहाँ प्लस था, तो यहाँ प्लस था, प्लस के पास 2 माइनस होता है, आपको अच्छे से पता होगा, बहुत पहले से सीखे होंगे, माइनस गुना माइनस। तो एगो माइनस हम कॉमन ले चुके हैं बाहर, तो क्या बचेगा, एगो माइनस बच जाएगा। इतना डीप आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सीधा बोलेगा माइनस कॉमन लिए तो प्लस में से एगो माइनस बच जाएगा, खेल खत्म। चलिए, अब अंदर वाले को एक जगह और बाहर वाले को एक जगह, देखिए अंदर वाले को एक जगह, यदि बाहर वाले को कहेंगे 2x - 3 = 0, इधर कहेंगे x - 1 = 0, क्योंकि x - 1 यहाँ भी x - 1, अंदर वाले को एक ही बार लिखेंगे। अब सुनिए, 2x - 3 उधर गया तो +3, x बराबर हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा इसका पहला आंसर। x - 1 बराबर उधर जाके हो जाएगा +1। ये हो गया आपका आंसर। अब हम इसको आते हैं कहाँ, बहुपद से जोड़ते हैं। अब हम आते हैं इसको और बहुपद से जोड़ते हैं। बहुपद कहता है कि शून्यकों का गुणांक
या गुणनफल अल्फा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा में ए, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी बटा में ए। अब करके देखिए, यहाँ भी वही नियम लागू होगा जो वहाँ हो रहा था। सिंपल सी बात है, आप समझ गए। ये छोटी सी बात है, यहाँ आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पकड़िए वहाँ से अल्फा प्लस बीटा, 100% वो आंसर आएगा। यही तो हम बोल रहे हैं आपको। चलिए अब हम इसी समीकरण से विवेचक भी आपको निकाल के बताएंगे, और मूल ज्ञात करने की विधि द्वारा भी हम आपको इसका आंसर ज्ञात करके बताएंगे। देखिए, ये आप गुणनखंड अच्छे से समझ गए हैं, नहीं समझे तो एक बार फिर से बैक में जाइए और इसको फिर से देखना शुरू कीजिए। अब हम आते हैं आपके पास विवेचक निकालने के लिए। देखिए, विवेचक कैसे निकाला जाता है। विवेचक को दर्शाया जाता है डी से। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। विवेचक का होता है कि डी, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं तो मेरा विवेचक आ जाता है। और अभी हम बताए हैं कि अगर डी का मान 0 के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि उसका जो आंसर जो होगा वो वास्तविक तो होगा ही, समान भी होगा। मतलब वो पॉजिटिव तो होगा, प्लस में तो आएगा ही, दोनों एक के जैसा भी आएगा। चलिए, डी बड़ा होगा जब 0 से, तो वो कहता है कि वास्तविक तो आंसर आएगा आपका, यानी प्लस में तो आएगा, लेकिन असमान होगा। मतलब दोनों आंसर अलग अलग आएगा। अगर आपका डी छोटा आता है 0 से तो अब ये अवास्तविक हो जाएगा और असमान भी हो जाएगा। मतलब कि निगेटिव भी आएगा और अलग अलग भी आएगा। ठीक है, तो हम इसका डी निकाल के देखते हैं। तो इसका डी बोल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले तो आप इसका ए लिखिए 2, बी लिखिए -5 और सी लिखिए 3। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू है -5, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, -4 का 4, ए है 2 और सी है 3। ठीक है, तो 5 5 ये हो गया 25, और माइनस में 4 दूना के 8 तरीके 24 हो गया, और बराबर में ये आ गया 1। इसलिए विवेचक का मान इसके आ गया 1। अब यही पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए सुनिए, तो आपसे जो है डी का वैल्यू यहाँ पे 1 आ चुका है। तो यही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि दे देगा, बोलेगा निम्न द्विघात समीकरण के विवेचक बताइए। आपसे पहला ऑप्शन दे देगा -1 +1, ऐसे दे देगा कुछ करके, आपको चुन के बता देना है। सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं, जब डी निकल गया तो अब हम आते हैं अपने द्विघाती सूत्र पर। तो मेरा द्विघाती जो सूत्र बोलता है वो क्या बोलता है जी? तो द्विघाती सूत्र बोलता है कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी, और बटा में बोलता है कि 2a। तो अब आप यहाँ देखिए -b, तो एगो माइनस तो पहले फॉर्मूला से, और b के पास ऑलरेडी एगो माइनस है तो -5, और प्लस माइनस रूट डी, तो रूट डी का वैल्यू कितना है 1, और बटा में 2a, तो a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू कितना है 2। इंक खत्म हो गया हो, डाल दिया जाता है इंक थोड़ा सा। कहाँ गए थे लोग? हाँ, चलिए, तो अब हम देखते हैं कि ये जो मेरा फाइनल जो आंसर आने वाला है, सुनिए। अरे ढेर डाल दिए हो। हाँ, हवा तो चल रहा है बहुत ज़्यादा यार, ठंडा क्या करोगे। तो ये देखिए माइनस माइनस तो पहले ये प्लस हो गया, और यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा +1, यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ बचेगा माइनस। 1 का वर्गमूल जब आप करते हैं तो 1 ही होता है, और 2 दूना के हो जाएगा 4। आप जब यहाँ देखेंगे तो अब आपका आंसर आ गया। अब ये जो x बराबर जो आपका आंसर है ये आ गया। पूछिए कैसे? तो x बराबर एक बार लेंगे 5 + 1 बटा में 4, और एक बार लेंगे 5 - 1 बटा में 4। सुनिए, तो 5 + 1 बटा में 4 ये आपका पहला आंसर होगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है भाई। और एक बार लेंगे 5 - 1 बटा में 4, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 बटा में 4, तो 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, आपका आंसर आ गया 3 बटा में 2। अब आप यहाँ देखिए 5 में से 1 गया 4, और बटा में 4, 4 से 4 कट गया, बच गया 1। याद कीजिए आपका पिछला जो आंसर आया था यही आया था, आपका पिछला आंसर भी यही आया था, है ना? आपका पिछला आंसर भी यही आया था। तो उम्मीद है कि आप गुणनखंड विधि भी समझ गए हैं।
विवेचक निकालना भी सीख गए, ऑब्जेक्टिव में दो चर बल्कि द्विघात समीकरण कौन है ये पहचानना भी आप सीख गए। उसके बाद आप विवेचक निकालना भी सीख गए, आप मूल द्वारा आंसर भी निकालना सीख गए। हम एक और क्वेश्चन लेंगे और उसको हम बनाएंगे अपने इस प्रकार से कुछ। देखिए क्वेश्चन है 6x² - x - 2। सुनिए 6x² - x - 2। चलिए सुनिए 6x² - x - 2 बराबर 0। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि का यूज करते हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि पहले गुना करना है ए और सी में। तो 6 दूना के 12 और -12, ठीक है। हमको चाहिए गुना करने पर -12 और जोड़ने और घटाने पर चाहिए कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा तो -1 है ना। जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए -1। तो हम 12 को जब तोड़ने की कोशिश जब हम करते हैं तो पहले 2 और 6 मिलता है, 2 छक्का 12। तो क्या 6 और 2 को गुना करने पर 12 आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन जोड़ने घटाने पर -1 नहीं आएगा। हम इसको और तोड़ते हैं तो 2 तिया 6, तो यहाँ 2 संख्याएं मिल गई, 2 दूना के 4 और 1 3, तो 4 और 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। सही है, 4 और 3 ही वो संख्या है, एक है 4 और एक है 3। लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, गुना करने पर आपका निगेटिव आया है, गुना करने पर आपका निगेटिव आया। अभी हम पॉजिटिव वाला आपको नियम बताए थे कि अगर गुना करने पर पॉजिटिव मांगेगा तो इसका अर्थ ये है कि या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों निगेटिव और निगेटिव है। सिंपल सी बात है। अब ये तय कौन करेगा? बीच वाला चिन्ह। लेकिन यहाँ तो गुना करने पे भाई प्लस नहीं मांगा है मेरा, यहाँ तो माइनस आया है गुना करने पे। माइनस वाला नियम सुनिए, अगर गुना करने पे हमसे माइनस मांगा है तो 100% है कि एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में। इसका ही विधि है, एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में। अब बड़ा कौन होगा? भाई मेरे पास तो 2 संख्या है, एक 4 है, एक -3, एक 3 है। तो बीच वाला ही ये तय करेगा, फिर से बीच वाला ही तय करेगा कि कौन बड़ा होगा। तो माइनस अगर है यहाँ तो बड़ा वाला ही माइनस में होगा, बड़ा वाला माइनस में होगा। अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ा वाला प्लस में होता। तो अब हम इस संख्या को तोड़ते हैं तो 6x² का 6x²। अब देखो माइनस में बड़ा वाला होगा और प्लस में होगा छोटा वाला। तो प्लस में पहले लिखेंगे 3x और माइनस में लिखेंगे 4x और माइनस में 2 बराबर में 0। चलिए अब आप समझ चुके हैं इतना। तो देखिए अब बारी आई कॉमन लेने की। कॉमन लेना है अधिकतम से अधिकतम। x यहाँ अधिकतम है, यहाँ भी x अधिकतम नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी इसी के हिसाब से ले लेंगे भाई, है कि नहीं है। देखिए पिकनिक वगैरह जब मनाया जाता है, या पिकनिक छोड़िए, जब कभी भी कोई चीज़ जब निर्धारित किया जाता है कई दोस्तों के बीच, तो कम से कम प्राइज रखा जाता है कि सब लोग ला पाए। गरीबों को देख के रखा जाता है ध्यान में कि गरीब कितना दे सकता है। मान लीजिए गरीब 50 रुपये दे सकता है तो कहा जाएगा सब कोई 50-50 रुपया लाओ। तो वैसे ही है कॉमन लेने का नियम। तो कॉमन लेने देखेंगे गरीबों को कि गरीबों के पास कितना है। गरीब के पास 3 है और x है, तो देखेंगे कि क्या इसमें से निकल जाएगा ये 3 भी। अगर निकल जाएगा तो यहाँ से भी ले लेंगे, तो निकल जाएगा क्या कि 6 जो है 3 का ना पहाड़ा है जी, और x भी निकल जाएगा। तो 3x खड़े निकल गया, तो यहाँ बचेगा 3 दूना के 6, देखो 3 दूना के 6, तो यहाँ 2 बचेगा। लेकिन यहाँ x² है तो एक x तो बच जाएगा, और यहाँ प्लस में क्या बच जाएगा 1। फिर से अभी हम तुरंत बोले हैं इतना कॉमन लेना है कि जो ये भी खिंचा जाए, इसमें से भी कुछ खिंचा जाए और आपका अंदर वाला ये बच भी जाए। तो आप देखिए यहाँ -4x है, लेकिन हमको चाहिए कुछ इतना कॉमन कि यहाँ 2x मेरा अंदर बचे, यहाँ 2x ही बचे, यहाँ 2x ही बचे 100%। सुनिए यहाँ है -2, यहाँ है -4, तो चुपचाप आप पहले तो -2 कॉमन ले लीजिए। काहे कि आपको यहाँ प्लस चाहिए, तो -2 उखाड़िएगा तब ना यहाँ प्लस बचेगा। देखिए तो जब आप माइनस कॉमन ली तो इसका भी माइनस बाहर आ गया। अब 2 दूना के 4, तो यहाँ बचेगा 2, और x तो आप कॉमन ले नहीं सकते हैं क्योंकि x तो इसके पास है नहीं, तो 2x, और यहाँ से -2 खड़े उखाड़ लिए हैं आप, तो कुछ नहीं तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और बराबर में 0। अब आप अंदर वाले को एक जगह, बाहर वाले को एक जगह, अब आप अंदर वाले को एक जगह, बाहर वाले को एक जगह। यदि आप कहिएगा कि 2x + 1 बराबर में 0 होगा, और फिर यहाँ एक जगह कहिएगा यदि 3x - 2 बराबर में 0 होगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 2, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2/3। ये पहला आंसर। और ये दूसरा आंसर, चूँकि 2x बराबर हो जाएगा +1 - 1, इसलिए x बराबर हो जाएगा -1/2। ये हो गया दूसरा आंसर। तो आपका 2 आंसर आ गया। अब हम आते हैं अपने द्विघाती सूत्र से। आपके द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र आपका क्या कहता है जी कि पहले विवेचक निकालिए। हम देखना चाहते हैं कि इसका आंसर जो है कैसे आएगा, क्या आएगा।
वास्तविक आएगा, असमान आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा? तो सबसे पहले डी बराबर कहता है कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी आपका कितना है? तो बी आपका -1 है, बी आपका -1 है, तो -1 का कर दिए होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, ए कितना है? 6 है, सी कितना है? -2 है, तो ये भी हो गया भाई, हो गया। तो -1 का होल स्क्वायर किए तो 1 आया, ठीक है। माइनस से माइनस में गुना किए, माइनस से माइनस में गुना किए तो हो गया प्लस, और 6 चौके 24 दूना के 48, ये हो गया 48, और बराबर में आ गया 49। फिर से डी का मान 0 से बड़ा आ गया, तो ये आ जाएगा वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। चलिए अब हम आते हैं अपने द्विघाती सूत्र के पास। तो द्विघाती सूत्र कहता है इसको हल करो, x बराबर -b प्लस माइनस √d और बटा में क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो -b, तो -b का वैल्यू पहले से -1 है, तो एक सूत्र माइनस से एक वहाँ से माइनस, प्लस माइनस √d का मान कितना? 49, d का वैल्यू अभी निकाले हैं 49, बटा में 2a, तो a का वैल्यू -1 है जी, -1 है नहीं 6 है, फिर से मिस्टेक कर देते हैं, 6 है। तो माइनस माइनस तो हो गया, प्लस में ही हो गया 1, एक बार प्लस एक बार माइनस, और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, और 6 दूना के हो जाएगा 12। तो एक बार करिएगा, अब देखिए इसलिए x बराबर एक बार कीजिएगा 1 + 7 बटा में 12, और एक बार कीजिएगा, इधर दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है जी? चलिए, तो एक बार लीजिएगा आप x बराबर 1 - 7 बटा में 12, तो जब 1 + 7 बटा में 12 कीजिएगा तो हो जाएगा 7 × 1 = 8, और 8 बटा में 12, तो 4 दूना के 8 और 4 × 3 = 12, तो आंसर हो गया 2 बटा में 3। और यहाँ पे जब कीजिएगा तो आ जाएगा -6 बटा में 12, तो एक बार कीजिएगा आप 6 × 6 और 6 दूना के 12, तो माइनस एक बार में तो कट जाएगा -1 बटा में 2। देखिए अब दोनों आंसर मिलाइए, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम दोनों विधियों को सीख चुके हैं, गुणनखंड विधि भी हम लोग सीख चुके हैं और मूल ज्ञात करने की विधि को भी हम सीख चुके हैं। यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है, आप और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। कल हम जो है लैंग्वेज क्वेश्चन को करा देंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा 100% उसको करा दिया जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि आपके डिस्क्रिप्शन में पहले तो हम लिंक डाल देते हैं बहुपद वाला, आप पहले उस वीडियो को देखिए और इस वीडियो का भी कंपेरिजन कीजिए, और दोनों वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि बहुपद द्विघात इस सारा का सारा एक ही खेल है, और एक ही खेल है तो खेला जाएगा एग्जाम में, है कि नहीं है। ऑब्जेक्टिव का इंतजार कीजिए, जब ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम पूरा एकदम बहुत देर तक ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं ऊंचाई दूरी से भी रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव होता है सब करा दिया जाएगा। चलिए बने रहिए, आज थोड़ा समय का अभाव है, इस वजह से आज हम आपका वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, ठीक है। आप अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, क्योंकि देखिए लाइव नहीं आने का कारण ये है कि ये कोई नियमित नहीं है कि कोई बच्चा नियमित तरीके से नहीं आ रहा है, इस वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, और क्वालिटी भी जो है अच्छा नहीं आ रहा है लाइव में, तो इस वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हम वीडियो को छोड़ देते हैं, इसको जो है थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा, रिच को उतारना होगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि अभी तक हम लोगों के जो साथ जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें 191 या 92 स्टूडेंट अभी तक जुड़ पाए हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं बेचारे जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेचारे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो अपने सभी साथी बंधुओं को जोड़िए और बने रहिए, एग्ज़ाम में तहलका मचाना है। फिर से एक बार आप बोलिएगा तो आपके मांग के आधार पर एक बार फिर से सोशल साइंस या किसी चीज़ का रिवीजन करा दिया जाएगा। चलिए बने रहिए, जय हिंद।